दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। आज वो शख्सियत है जिसने पूरे देश में एक आशा की किरण पैदा की, लोगों के अंदर उम्मीद पैदा की, नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा किया, मध्यम वर्ग को ये वो सपना जो उसका था वो साकार हो सकता है इस बात का भरोसा दिलाया। ऐसे करोड़ों लोगों के मन में आशा और विश्वास पैदा करने वाले माननीय अन्ना हजारे जी आज हम लोगों के बीच में हैं। साथियों, आप सबने जब दिल्ली में रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था तो ग्वालियर के अंदर 5-5 हजार लोगों के अन्ना जी जुलूस निकला करते थे। ऐसे सब लोग जिन्होंने अन्ना के आंदोलन में उस समय साथ लिया था उनको मैं बधाई देता हूं अन्ना की ओर से और सब साथियों की ओर से। 2, 4, 10, 50, 100 नाम होते तो मैं ले लेता, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्वालियर, जब आप रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन कर रहे थे तो पूरा का पूरा ग्वालियर सड़कों के ऊपर था और वो चित्र प्रशांत भूषण जी का देखा हुआ उनके आंखों के सामने था। हम लोग आज एक इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आज ग्वालियर के अंदर अन्ना जी का आना एक अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। अन्ना जी ने अपनी जिंदगी में कई इतिहास बनाए। आप सब जानते हैं कि अन्ना जी जब युद्ध के मैदान में थे और दुश्मन ने हमला किया तब अन्ना जी के अलावा सभी फौजी शहीद हो गए, अन्ना जी अकेले बच गए। और तब अन्ना जी ने इसे मान करके कि ईश्वर ने दूसरा जीवन दिया है, वो समाज सेवा में लगाना चाहिए, वो रालेगांव सिद्धि में लौट गए और अपना वो गांव जो पूरा नशे में डूबा था, जहां 40 भट्टियां चलती थी, उसे शराब मुक्त कराया। साथियों, देश के अंदर नशा मुक्ति बहुत चलता है लेकिन वो अस्थाई होता है, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल। लेकिन रालेगंज सिद्धि के अंदर जो लोग गए हैं वो देख करके आए हैं कि पिछले 16 साल से वहां पर एक तंबाकू का पाउच भी, गुटखा भी वहां पर मिलता नहीं है, बिकता नहीं है। साथियों, अन्ना जी ने जो गांधी का सपना था ग्रामीण विकास का, आत्मनिर्भर गांव बनाने का सपना, सामाजिक सुधार गांव के अंदर हो, ये जो सपना था उस सपने को पूरा करने का काम साथियों किया। उन्होंने एक सूखे गांव को हरियाली के साथ में जोड़ दिया। आज भी वहां पर साथियों सूखा पड़ा है लेकिन अन्ना के गांव के अंदर फसलें लहलहा रही हैं। केवल मिट्टी और पानी रोक करके उन्होंने चमत्कार करके साथियों दिखाया। और आप सब ये जानते हैं कि अन्ना जी ने एक ऐसा स्कूल खोला जिस स्कूल के अंदर केवल जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें दाखिला दिया जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार जो बच्चे फेल हो उनको दाखिला दिया जाता है।
और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस विद्यालय का जो परीक्षा फल है वो 100% निकलता है। वो सब बच्चे जो 3 साल फेल होकर के जाते हैं वो वहां पर शिक्षकों की मेहनत से और अन्ना की प्रेरणा से पास होकर के निकल जाते हैं। अन्ना जी ने बहुत आंदोलन किए। कोई हिंदुस्तान का आंदोलनकारी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने प्रदेश में आंदोलन चला करके 7 कानून बनवाने का काम किया। मैं अन्ना जी से आग्रह करूंगा कि वो 7 कानून जो आपने महाराष्ट्र में बनवाए वो मध्य प्रदेश के अंदर भी बनवाना जरूरी है, लेकिन यहां पर उन कानूनों के बारे में जागृति नहीं है, कार्यकर्ता भी पूरा नहीं जानते हैं। और इसलिए आप जब उद्बोधन देंगे तो आप उन कानूनों के बारे में अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। साथियों, 2002 के अंदर सूचना का कानून लागू करवाया महाराष्ट्र में, और वही कानून जाकर के दिल्ली में 2005 के अंदर लागू हुआ, जिसे आप RTI कहते हो, जिसका इस्तेमाल आज देश भर के बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने के लिए आज पूरे देश के अंदर साथियों हो रहा है। अन्ना, तुम संघर्ष करो। चौथी दुनिया। कभी कभी लगता है कि जो संपादकों के बारे में जो राय है वह व्यक्ति के मानस पटल पर सामने आती है, लेकिन बंधुओं, यह वह संपादक हैं जिनकी लेखनी को इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ने के लिए लालायित रहता है, और यह वह संपादक हैं जिसकी लेखनी कभी बिकी नहीं, कभी झुकी नहीं। उसने सत्ता के सामने अपनी लेखनी का सर उसी तरह ऊपर रखा जिस तरह व्यक्ति अपने गौरव से गौरवान्वित होकर ऊपर रखता है। मैं ग्वालियर की धरती पे ऐसे सपूत संपादक को आमंत्रित करता हूं, वे आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय भारती देवियों और सज्जनों, ग्वालियर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और बल्कि कानपुर की सीमा तक जितने ज़िले हैं उनको रोटी देता है, इसलिए ग्वालियर को और यहाँ के रहने वालों को मेरा प्रणाम। ग्वालियर एक तरीके से उत्तर भारत का छोटा बम्बई है। लोगों, बाहर से लोग आते हैं भूखे प्यासे जीविका की तलाश में, पर आपका शहर मिलों के बंद हो जाने के बाद भी उन्हें वापस नहीं भेजता, किसी न किसी तरह अपनी बाहों में समेटे रखता है। इसके लिए सचमुच ग्वालियर की धरती को प्रणाम। अभी आपके पास आने से पहले अन्ना जी को बार काउंसिल ने बुलाया था, हाई कोर्ट बार काउंसिल ने, और हाई कोर्ट बार काउंसिल में एक कमाल की घटना हुई। वहाँ पर ग्वालियर के या जो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं सारे बड़े वकील वहाँ उपस्थित थे। उनके बीच में अन्ना ने एक बात रखी और उस बात की तायीद वहाँ बैठे सारे वकीलों ने की। और ये संयोग की बात है कि वो बात अन्ना ने, आम सभा में तो वकीलों के बारे में बोलते हैं जैसे आपके बारे में बोलेंगे, पर उन्होंने वकीलों के सामने ही संविधान की बात की और वकीलों ने तालियां बजाकर अन्ना की बात की तायीद की। ये बताता है, और जिस तरह से उनके अध्यक्ष ने वहाँ भाषण दिया, सारे लोगों ने तेज तालियों की आवाज़ से उनका समर्थन किया। उससे ऐसा लगता है कि अन्ना की लड़ाई सचमुच सफल होगी, क्योंकि उसके साथ 120 करोड़ लोग हैं, आप जैसे लोग। अन्ना ने वहाँ कहा कि इस देश का संविधान नहीं कहता कि राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ें। अन्ना ने कहा कि संविधान के अंदर राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी का शब्द ही नहीं है। मैं आप सब यहाँ समझदार, उत्साह से भरे हुए लोग, बदलाव की चाह में छटपटाते लोग बैठे हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, भारत के संविधान में राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द ही नहीं है। संविधान की एक कल्पना है, विधानसभा और लोकसभा देश का शासन चलाएंगी,
लेकिन उसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनतंत्र, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि जाएंगे, ये नहीं है। और ये धोखा हमारे साथ सन 52 से शुरू हो गया। हमारे संविधान में जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को अर्पित किया, वो संविधान ये कहता है, और बाबा साहब ने अपने आखिरी भाषण में ये कहा, ग्वालियर के लोगों आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़िए, संविधान सभा की बहसें पढ़िए, और कुछ नहीं तो बाबा साहब का आखिरी भाषण पढ़िए। उस भाषण में बाबा साहब ने कहा, भविष्य में इस देश में राजनीतिक दल इस संविधान का क्या हाल करेंगे सोच के मुझे डर लगता है। और आज इस देश के संविधान की धज्जियां हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों ने, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उसने धज्जियां उड़ा दी। संविधान में लिखी किसी बात का पालन नहीं, लोगों को रोजी नहीं, लोगों को रोजगार नहीं, लोगों को शिक्षा नहीं, लोगों को स्वास्थ्य नहीं, यहाँ तक कि अगर लोगों को पीने का पानी पीना है तो 10 रुपए की या 15 रुपए की या 20 रुपए की बोतल बंद पानी खरीदो। अगर सड़क पे चलना है तो टोल टैक्स दो, नहीं तो बजबजाती हुई गंदी नालियों के बीच में जियो। सरकार क्यों बनाई संविधान ने? संविधान कहता है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट, ये संविधान के शब्द हैं। वेलफेयर स्टेट की बर्बादी इन सरकारों ने पिछले 50 साल में कर दी। अब वेलफेयर स्टेट नहीं है, गरीब अगर मरेगा भूख से उसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है। अब सरकार की सारी योजनाएं कैसे पैसे कमा जाएं इसके ऊपर जाती हैं, और इसमें सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। मैं आपके साथ एक छोटा निवेदन करता हूं। जब सन 50 में, हम 52 में हमारे साथ धोखा हुआ और राजनीतिक दल सत्ता में आए, उसकी परिणति कहाँ हुई? आप सब समझदार हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। परिणति हुई कि लोकसभा ने इस देश से किए हुए सर्वसम्मत वादे को जूते की नोक पे उड़ा दिया और इस देश के लोगों के साथ धोखा किया। जब अन्ना ने अनशन किया, भ्रष्टाचार नाक से ऊपर चला गया, कोई आवाज नहीं उठा रहा था। 2 साल पहले की स्थिति थोड़ा सा याद कीजिए, कोई आवाज नहीं उठा रहा था। क्या नतीजा निकला? अन्ना ने कहा कि ऐसे देश में क्या जीना जिस देश में कायर बसते हों, जिस देश में बहादुर नहीं बसते हों, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हों। रामलीला मैदान में बैठ गए। लेकिन यहाँ पर इस देश के लोगों ने, हमारे महान देश के लोगों ने अन्ना को गलत साबित किया। उन्होंने खड़े होकर के ये बताया, अन्ना आप वहां पर खड़े हो, हम अपने अपने मोहल्ले में खड़े हैं। ग्वालियर में भी लोग खड़े हो गए, जुलूस निकले, माताओं ने, बहनों ने जुलूस निकाले, उपवास रखे। कौन नहीं खड़ा हुआ देश में? ऐसा लगा जैसे 120 करोड़ का देश अचानक खड़ा हो गया। इस संसद ने एक मीटिंग बुलाई डर करके, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर अन्ना कहीं अनशन की वजह से बेहोशी में चले गए या चक्कर खाके भी गिर पड़े, लोग राजनीतिक दलों के लोगों को सड़कों पर नहीं चलने देंगे, अधिकारियों को पकड़ लेंगे, मंत्रियों को पकड़ लेंगे, तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। नतीजे के तौर पे लोकसभा की बैठक बैठी। कौन था लोकसभा में? लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती। कौन नहीं था उस लोकसभा में? और सबने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया, हम जन लोकपाल लाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने सरकार से कहा था कि देश की जनता को एक हथियार दो, वैसा ही हथियार जैसा आरटीआई के रूप में दिया है। ये वो हथियार था जन लोकपाल का, आप किसी भी भ्रष्टाचारी को जांच के दायरे में ला सकते थे। सरकारों ने, सबने मिलकर के राजनीतिक दलों के साथ षड्यंत्र किया, प्रस्ताव पास किया, लेकिन 2 साल हो गए, किसी ने एक बयान नहीं दिया। वो जन लोकपाल कहाँ है? वो बिल कहाँ है? क्योंकि सब उस साजिश में शामिल थे। मुझे विनम्रता पूर्वक लेकिन हिम्मत के साथ ये कहने की इजाजत दीजिए, हमारी लोकसभा धोखेबाजों की लोकसभा है।
हमारी लोकसभा बेईमानों की लोकसभा है। हमारी लोकसभा हिंदुस्तान की जनता से वायदा करके वायदा तोड़ने वाली, वादा खिलाफी करने वाले लोगों की लोकसभा है। ये अवैध लोकसभा है। ये लोकसभा संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का, इसमें राजनीतिक दलों का बहुमत है, उनका वर्चस्व है। उसमें जनता की आवाज नहीं उठती, उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की आवाज नहीं उठती। लोगों की जिंदगी, रोजगार मिले, लोगों के सपने कैसे पूरे हों, इसके बारे में बहस नहीं होती है। वहां पर बहस होती है, अन्ना बोलते हैं कैसे विदेशी कंपनियों को लाओ, यहाँ की जमीन उनको दो, यहाँ का पानी, यहाँ का जंगल, यहाँ की जमीन उनको बेचो, यहाँ का कोयला उनको बेचो, यहाँ की खनिज संपदा उनको बेचो, और कैसे घूस लेकर, कमीशन लेकर के, विदेशों में पैसा लेकर के माला माल बनो। इस देश को बेचने की साजिश करने वालों की ये लोकसभा है। ये कहने की मुझे इजाजत दीजिए। दोस्तों, अन्ना इसके खिलाफ दूसरी आजादी की लड़ाई का, इस देश को बचाने के लिए, और जो भाई ने आवाज लगाई इस देश को बिकने नहीं देंगे, उसके लिए अन्ना ने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ी है। यही आजादी की दूसरी लड़ाई है। इस देश के बच्चे बच्चे से वो कह रहे हैं इस बार धोखा नहीं खाना है और इस मुल्क में जनतंत्र लाना है। अन्ना कहते हैं राजनीतिक दलों को लोकसभा और विधानसभाओं से बाहर निकालो। लोकसभा से जब तक राजनीतिक दल बाहर नहीं निकलेंगे, जनता के प्रतिनिधि वहां नहीं जाएंगे, तब तक तो इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तब तक महंगाई खत्म नहीं होगी। जय हिंद। जनतंत्र यात्रा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और अभी मध्य प्रदेश में तकरीबन 20 जिले हो गए। अभी उसके बाद जाएंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूरे देश में यात्रा चल रही है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है लोक शिक्षा और लोक जागृति। उसमें दो विषय है, एक जन लोकपाल और दूसरा है जनतंत्र। मैं अपने जीवन में 26 साल की उम्र थी, तब मैं सोचते रहा ये क्या मनुष्य जीवन है। ये सब लोग दौड़ रहे, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक दौड़ रहे हैं। जन्म में आते कुछ लेकर आते नहीं, जाते कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर दौड़ते हैं मेरा 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 मेरा। हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा कि क्या चक्कर है। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है। और हाथ में कुछ नहीं। कई लोगों को मैं क्वेश्चन करने लगा कि क्या चक्कर है दुनिया का। आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर दौड़ रहा है और हाथ में कुछ नहीं। एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा में 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा। ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है। ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ये मेरे समझ में आ गया, ये मुझे समझ में आ गया। 26 साल की उम्र में मैं तय किया मेरा आगे का जीवन मेरे समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा,
शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, ये मैं निर्णय लिया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। गांव में मेरा घर है, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से कभी घर में गया नहीं। 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उसमें से जो ब्याज आता है, उसमें से जो ब्याज आता है 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ। कुछ रखना नहीं जीवन में। व्रत लिया जीवन में कि जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा तो समाज और देश की सेवा करते करते ही मरूंगा। ये मैं व्रत लिया जीवन में। और आज तो मेरी धारणा बन गई, आज मेरी ये धारणा बन गई कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसकी बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये कहना बहुत आसान है, 75 साल की उम्र में बैचलर रहकर जीवन बिताया, यह कहना बहुत आसान है, कृति में लाना इतना आसान नहीं है। अरे कितना कठिन है व्रत, कितना कठिन व्रत है। मन इतना चंचल है, कब धोखा देगा पता नहीं। ये मन ने विश्वामित्र को धोखा दिया, 1000 साल की तपस्या करने वाला धोखा दिया, पाराशर ऋषि को धोखा दिया। लेकिन मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। इसके कारण आज बड़े बड़े गुंडों के साथ मैं लड़ रहा हूँ। क्यों? दाग नहीं है, दाग नहीं उसको, इसके कारण लड़ रहा हूँ। अगर थोड़ा भी दाग लग जाता तो इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था, लेकिन दाग नहीं है। क्या है मेरे पास? मंदिर में रहता हूँ, खाने का प्लेट है और सोने का बिस्तर है, बस, कुछ रखा नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री चले गए घर, करप्टेड लोग। 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर चले गए, भ्रष्टाचारी, 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर चले गए। महाराष्ट्र में पहले सूचना का अधिकार कानून हमने बनाया महाराष्ट्र में 2002, 10 साल लड़ा उसके लिए, सूचना का अधिकार। कि जनता 26 जनवरी 1950 में मालिक हो गई, तिजोरी उनकी है, वो मालिक है। मेरे तिजोरी का पैसा आप कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं ये पूछने का उसका हक है, वो मिलना चाहिए, बोल के लड़ाई शुरू की। आखिर मुंबई में बैठ गया, करेंगे मरेंगे। और राष्ट्रपति ने अनशन के 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया, और ये कानून पहले महाराष्ट्र में 2002 में लागू हुआ और 2005 में भारत सरकार ने लागू किया सूचना का अधिकार। ये आंदोलन चलाते चलाते फिर सोचा कि देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ रही है, योजना का 1 रुपए से 10 पैसा योजना पर नहीं जा रहा। इसके कारण जन लोकपाल हम लोग ड्राफ्ट बनाए, एक अच्छा ड्राफ्ट सरकार को दिया कि ये ड्राफ्ट के मुताबिक जन लोकपाल का कानून बनाओ, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अपना निकम्मा ड्राफ्ट बनाया सरकार ने, कचड़े के टोकरे में डालने वाला, कोई लाभ नहीं उसका, ऐसे ड्राफ्ट बनाया। इसलिए मैं उसके लिए दिल्ली में अनशन किया, जंतर मंतर, 5 अप्रैल 2011।
कि हम जो ड्राफ्ट दिया उसके ऊपर चर्चा करो। और कोई भी कानून बनता है तो कानून बनते हैं संसद में, लेकिन ड्राफ्ट बनाते समय जनता का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना चाहिए। ये है जनतंत्र, ये जनतंत्र है। आइए, तो ड्राफ्ट बनाते समय लोगों का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाओ। लेकिन आपने तो कपिल सिब्बल का नाम सुना नहीं, मुझे पता नहीं, आप जानते? वो क्या कहने लगे, बाहर के लोगों को ड्राफ्ट बनाने के लिए क्यों लेना, बाहर के। तब हमें बताना पड़ा, अरे बाहर के कहते हैं वो आपके मालिक है ना, वो मालिक ने आपको भेजा इधर सेवक, और उनको बाहर के बोलते हैं। तब थोड़ी लाइट जगी। 16 अगस्त को मेरा आंदोलन शुरू होना था, 15 अगस्त तक जगह नहीं दिखाया। 16 अगस्त को सवेरे सवेरे 2 पुलिस की गाड़ी आ गई और मुझे उठाकर लेकर गई। मैं बोला, भाई मेरा कसूर क्या है वो तो बताओ, किस लिए अटक कर रहे हैं, कसूर क्या है? बोले शांतता का भंग हो जाएगा आपके आंदोलन से। मैं बोला 30 साल आंदोलन कर रहा, कभी शांतता का भंग नहीं हुआ, आज कैसे हो? नहीं, आज होने वाला है। मैं बोला ले जाओ, चलो जेल में जाना, मैं जाने के लिए तैयार है। मैं ऐसे मानते आ गया, समाज और देश के भले के लिए जेल में जाना ये अलंकार होता है, जीवन का अलंकार, जीवन का। मार पिटाई की, खून की, डकैती डाल दिया और जेल में गया तो दोष है। समाज और देश के भले के लिए जो लोग जेल में जाते हैं वो उनका अलंकार बनता है। तो मैं बोला लेकर चलो। गए कोर्ट के सामने, वो खड़ा किया, मुझे कोर्ट ने पूछा जमानत देंगे? मैं बोला नहीं दूंगा, जेल में जाना पसंद। 7 दिन की सज़ा सुनाई, मुझे तिहाड़ जेल में डाल दिया, तिहाड़ जेल। 4:30 बजे मैं जेल में गया, कपड़ा दिया जेलर ने, कैदी का कपड़ा। मैं चादर बिछाई और थोड़ा सा लेटा, उतने में पुलिस के फिर ऑफिसर आ गए और कहने लगे आपकी सज़ा माफ़ हो गई। अरे अभी तो 1.5 घंटा नहीं हुआ, जेल में आकर 1.5 घंटा नहीं हुआ, ये सज़ा कैसे माफ़ हो गई? नहीं, बोले ऊपर से आदेश आ गए। मैं बोले ऊपर से क्या, मैं तो जेल के बाहर नहीं जाऊंगा, अभी मुझे जेल में रहना है। जितनी सज़ा दी उतने मैं जेल में सज़ा काटूंगा। ये सरकार है, बना का दुकान है, दिल में आया तब अटक करो, दिल में आया तब छोड़ो। मैं बोला बाहर नहीं जाऊंगा मैं। फिर बोला हमने डीआईजी के पास चलो, मैं गया डीआईजी के पास। डीआईजी साहब भी कहने लगे आप जेल से बाहर आ गए, अभी अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं बोला आपसे बात करने के लिए लाया था ना, आपसे बात करने के लिए यहाँ मुझे लेकर आए, और आप भी बोल रहे जेल में नहीं जाना। फिर मैं उनको बोला जेल में नहीं जा सकता तो मैं जेल के बाहर भी नहीं जाऊंगा, आपके दफ्तर में बैठाऊंगा, मुझे उठाकर लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। फिर उनका प्लान बिगड़ गया। क्या प्लान था? रामदेव बाबा को जैसे रात को 1 बजे लाठी चलाई, हवाई प्लेन में बिठाया और हरिद्वार लेकर गए, वही प्लान मेरे बारे में था कि अन्ना हजारे को जेल में डालना और कहना कि तो आपकी सज़ा माफ़ हो गई, गाड़ी में बिठाना और गाड़ी सीधा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से पुणे एयरपोर्ट और उधर से भंडारदरा। आंदोलन नहीं होगा। लेकिन जब मैं कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तब उनका प्लान ही बिगड़ गया। कौन था प्लान करने वाला पता है? ये प्लान करने वाला कौन था? उस टाइम का गृह मंत्री पी चिदम्बरम, उनका ये प्लान था।
पी चिदम्बरम, नाम कितना अच्छा रखा। इसलिए मैंने कहा अगर लोकपाल बिल आता तो आज पी चिदम्बरम जेल में होता, जेल में। और सवेरे रात को संसद बैठ गई, रात को 1 बजे संसद बैठ गई। ये तीनों मुद्दों पर चर्चा हो गई, रेजोल्यूशन पास हो गया। और रेजोल्यूशन पास करके दूसरे दिन फिर से मंत्री आ गए पंत प्रधान का लेटर लेकर कि हम ये रेजोल्यूशन पास किया है, जल्दी से जल्दी जन लोकपाल लाएंगे। रेजोल्यूशन पास किया, लेटर लेकर आए। मैं विश्वास किया कि रेजोल्यूशन पास हो गया और पंत प्रधान का सही है। मैं अनशन छोड़ा, 2 साल हो गए, 2 साल, अभी तक जन लोकपाल नहीं आ रहा। अरे पंत प्रधान के सही का पत्र है, रेजोल्यूशन पास होता, अभी विश्वास किस पर करना, किस पर विश्वास करना। इसीलिए मैं अभी बाहर पड़ा है घूमने, देश के लोगों को जगाने के लिए। अभी पूरा देश जागेगा नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित करूंगा, 6 करोड़ देश के। और 6 करोड़ लोगों को अगर संगठित किया तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। सामान्य लोगों को न्याय मिलेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। आज उनको न्याय नहीं मिलता। जनता ने जो चारित्र्यशील उम्मीदवार खड़ा किया है, ऐसे चारित्र्यशील उम्मीदवार को जनता चुनकर भेजेगी संसद में, ये संविधान कर रहा है। इंडिविजुअल आदमी, समूह नहीं, समूह नहीं। भारत का कोई भी नागरिक इंडिविजुअल, उसको जनता चुनकर भेजेगी, चारित्र्यशील लोग, समूह का नहीं। लेकिन हुआ क्या, 1949 में संविधान आ गया, 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया देश में। प्रजासत्ताक आ गया, उसी दिन पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी संविधान के मुताबिक। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस वालों को कि कांग्रेस पक्ष बर्खास्त करो, अभी लोकतंत्र आ गया देश में, पक्ष और पार्टी तंत्र नहीं। लेकिन 1952 में जो इलेक्शन आ गया, संविधान के विरोध में जाकर पक्ष और पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया, विरोध में पक्ष और पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया और इलेक्शन लड़ाकर सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने के बाद जनतंत्र को नेस्त नाबूद कर दिया। आज देश विदेश में जनतंत्र रहा नहीं, सिर्फ शब्दों के लिए है जनतंत्र। हम सिर्फ बोलते हैं हम जनतंत्र है, जनतंत्र आज देश में रहा नहीं। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि 1857 से 1947 तक जिन्होंने कुर्बानी की, वो जनतंत्र लाने के लिए की, लोकतंत्र लाना और अंग्रेजों को इस देश से निकालना। अंग्रेज चला गया, लोकतंत्र आया नहीं, तो क्या उनका बलिदान व्यर्थ हो गया? प्रश्न है, प्रश्न है। उन्होंने जो कुर्बानी की थी लोकतंत्र लाने के लिए, लोकतंत्र तो आया नहीं, तो उनकी कुर्बानी क्या जायज गई? नहीं। हमने तय किया जीवन में उनका जो कुर्बानी है, उनका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भले हमको बलिदान करना पड़े, परवाह नहीं, लेकिन वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पूरे देश में घूमेंगे, लोगों को जगाएंगे और जनता को जगाकर अभी इसमें चेंज लाना है तो इसकी चाबी जनता के हाथ में है। लोकतंत्र लाना है ना, पक्ष और पार्टी तंत्र को नेस्त नाबूद करना है ना, इसकी चाबी जनता के हाथ में है। लेकिन जनता ही अपने शक्ति को भूल गई, चाबी लगाना ही भूल गई। अभी कभी कभी तो मैं देखता हूँ शराब के बॉटल लेकर वोटिंग करते हैं कई लोग, 500 रुपए के नोट लेकर वोटिंग करते हैं, 1000 रुपए का नोट मिल गया तो वोटिंग करते हैं। क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की एक कीमत है? शराब के बोतल 500 रुपये, 1000 रुपये। रिश्वत लेकर वोटिंग करना देशद्रोह है, रिश्वत लेकर वोट देना देशद्रोह है। आज जो हम देख रहे कि ऐसे लोग रिश्वत लेकर वोटिंग करते हैं, इसके कारण क्या हुआ? संसद में
गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारो, ऐसे लोगों को हम रास्ता बना दिया सिर्फ रिश्वत लेकर। ऐसे लोग गए संसद में। आज हमारे संसद में कितने लोग हैं आपको पता है? 163 लोग दागी है जिन पर आरोप है, 163। और 35 मंत्रियों में 15 मंत्रियों पर आरोप है। क्या होगा देश का? इसलिए हम जगा रहे लोगों को कि अभी लोकतंत्र अगर देश में लाना है तो चाबी आपके हाथ में है, वो चाबी लगा दो। क्या चाबी है? प्रतिज्ञा करो भारत माता की कसम लेकर, प्रतिज्ञा करो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की कसम लेकर कि मैं आगे आने वाले इलेक्शन में, आगे आने वाले कोई भी इलेक्शन में मैं पक्ष और पार्टी का गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू ऐसा उम्मीदवार है उनको मैं वोटिंग नहीं करूंगा। सिर्फ जनता का चारित्रशील उम्मीदवार है उसको वोटिंग करूंगा। ग्वालियर के नागरिक जो हमारे सामने बैठे हैं, आप सबको नमस्कार। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। एक विदेशी व्यक्ति ग्वालियर के स्टेशन पर उतरा और उसने सोचा कि यहां का कोई देसी फ्रूट देखा जाए। स्टेशन के बाहर निकला तो उसको एक आदमी मिला जो मिर्चियां बेच रहा था। उसने सोचा कि शायद ये फ्रूट है। उसने उसको कुछ पैसे दिए, उसने अपनी पूरी टोकरी पकड़ा दी। ये आदमी एक जगह बैठ गया और मिर्चियां खाने लगा। वो मिर्चियां खाते जाए, मिर्चियां कड़वी होती हैं, उसकी हालत बिगड़ती गई। लोगों ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा इसमें कोई तो मीठी मिर्ची निकलेगी। और वो खाता गया, उसकी हालत बिगड़ती गई। यहां पर यह नौबत आ गई कि जब तक उसकी टोकरी खत्म हुई उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। भाइयों और बहनों, हम सबकी हालत यही है, सबकी हालत यही है, क्योंकि हम सब आज की राजनीति के अंदर उस मीठी मिर्ची को ढूंढ रहे हैं। मिर्ची कभी मीठी नहीं होती। इन 66 साल के अंदर जो देश की दुर्दशा हुई है उसका कारण सिर्फ राजनीति है। एक चीज और मानकर चलिए, आप इतिहास अगर आप पढ़कर देखेंगे, हमारे देश के ऊपर जब भी आक्रमण हुआ, आक्रमणकारी कभी अपने बल पर नहीं जीते। हमेशा वो तब जीते जब हमारे ही लोगों ने उनका साथ दिया। आज वही स्थिति है, वही स्थिति है। आज हमारे ही लोग हमको लूट रहे हैं और इस देश को बेच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पुश्तों के लिए एक नया सवेरा हो, एक नई सुबह हो, उनको सब कुछ अच्छा मिले, तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो अन्ना जी ने कहा, अगर ये बदलाव नहीं आएगा तो जैसे उस विदेशी को अस्पताल में ले गए थे, हम सबको अस्पताल ले जाएंगे, एक दिन हम सबकी बोली लग जाएगी। तो ये निश्चय आपने करना है। ये निश्चय आपने इसलिए करना है क्योंकि जो आपकी ताकत है उसको आप नहीं पहचानते। मिस्र के अंदर जब जनता की बगावत शुरू हुई, याद है आपको 2 साल पहले, जब उन्होंने मुबारक को जो 30 साल से शासन कर रहा था उठाकर फेंक दिया। उसके अंदर एक युवा से पूछा गया तहरीर स्क्वायर पर कि आप यहां पर क्यों आए? उसने कहा कि भ्रष्टाचार सब हदें पार कर गया है, मुझे जो एक नागरिक का हक होता है वो नहीं मिल रहा है। और सिर्फ इस कारण से लोग इकट्ठे हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जरा अपने दिल में झांक कर देखिए
सोचिए, क्या आपको आपका हक मिल रहा है? तो अगर नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ करने की जरूरत है, और उसका एक सीधा साधा तरीका है, अपनी ताकत पहचानिए। देखिए, 5 उंगलियां हैं, एक एक करके उंगली तोड़ी जा सकती है, लेकिन जिस दिन ये जुड़ जाती हैं तो ये दूसरों को तोड़ती हैं कि नहीं? तो आप जिस दिन बंटना बंद कर देंगे, जिस दिन धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, समुदाय के नाम पर, जाति के नाम पर बंटना बंद कर देंगे, उस दिन आपके अंदर ताकत आएगी। और उस दिन जो आपकी ताकत आएगी, उससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जिसको लाना चाहते हैं उसको ला सकते हैं, जिसको हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत पहचानिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब समय आता है बदलाव का, तब प्रलोभन में, डर में, जाति और समुदाय में, धर्म के नाम पर हम जाकर अपनी वोट डालते हैं, और उसके बाद 5 साल तक उन लोगों को कोसते हैं, क्योंकि वो हमको आकर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उसमें से सिर्फ 1-2 जो दलाल हैं उनका फायदा होता है, बाकी किसी का फायदा नहीं होता। इसलिए मैंने आपको कहा, फैसला आपने करना है, और ये फैसला जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। और इस बदलाव को लाने के लिए ये जो जागृति का अभियान हम चला रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए कि आपको बताना कि आपके अंदर ताकत है। आपके अंदर कितनी ताकत है आपको पता नहीं, इसीलिए जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग बाग आपके पैर छूते हैं, आपको पैसे देने की कोशिश करते हैं, आपको कोई और प्रलोभन देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी ताकत को जानते हैं। लेकिन हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो अपनी ताकत पहचानिए। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से घपले हो रहे हैं, शायद पता नहीं आप में से कितनों को मालूम है, हम सबके ऊपर छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, हम सबके ऊपर आज की तारीख में 50,000 रुपए का कर्जा है। आपने लिया नहीं है, लेकिन सरकार ने जो इधर उधर से ले रखा है, अगर हर आदमी पे उसको बांटा जाए तो आपके ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा है। और 4-5 और लोक लुभावन स्कीम चली तो ये और बढ़ जाएगा। नेता लोग तो भाग जाएंगे, उन्होंने तो अपने पैसे छिपा रखे बाहर, बचेगा कौन? हम और आप। और उसका नतीजा क्या होगा कि जिन अंग्रेजों को हमने भगाया है वो दोबारा आकर हम पर शासन करेंगे। तो आपको मंजूर है? ये मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो आज निश्चय करो कि हम बदलाव लाएंगे। आज मन के अंदर प्रण करो कि हम बदलाव लाएंगे, क्योंकि जब तक आप निश्चय नहीं करोगे तब तक जीत हासिल नहीं होगी। यहां पर हमारे कुछ सिख भाई हैं, तो मैं दशम गुरु का एक चौपाई आपको सुनाता हूं। देहे शिवाय वर मोहे ये, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो, जब जाए लड़ो और इसो रण में, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय करिए, जीत आपकी होगी। निश्चय आपने करना है। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे, मानकर चलिए ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आज नहीं है। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने प्रशासन देखा है, 42 साल सेना के अंदर काफी चीजें देखी हैं। हर देश की समस्या का हल है। अगर आपको कोई कहता है कि हल नहीं है, झूठ बोलता है। हर चीज का हल है। अगर आज हम चाहें इनकम टैक्स को खत्म कर सकते हैं, उसके बाद भी सरकार चलेगी। अगर आज हम चाहें महंगाई को नीचे ला सकते हैं, क्योंकि जो
व्यापारियों और नेताओं का एक संगठन बन गया है, उसको तोड़ा जा सकता है। अगर हम चाहें, हर आदमी को सही शिक्षा मिल सकती है, हर जगह सही काम हो सकता है। एक चीज और आपको बताता हूं कि एक आदमी मुझे मिले थे जो विदेश में गए। उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना था। वहां पे नियम था कि आपको अपने घर के सबसे नजदीकी स्कूल के अंदर ही बच्चे को एडमिशन दिलाना पड़ेगा। वो स्कूल में गए, उस क्लास के अंदर जगह नहीं थी। बहुत मायूस हुए। वहां की जो प्राचार्य थी, उन्होंने कहा आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, एक ईमेल करिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जगह कम होने के कारण हम आपको एडमिशन नहीं दे पाए। उन्होंने ईमेल किया, दूसरे दिन उसका जवाब आया, गलती हमारी है कि हम आपके लिए व्यवस्था नहीं कर पाए, हम अपने खर्चे से आपके बच्चे को दूसरे स्कूल में भेजेंगे। ये होती है व्यवस्था। व्यवस्था ये नहीं होती कि सरकारी स्कूल बेहाल हो। व्यवस्था ये नहीं होती कि जो चीज सरकार चलाती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, कुछ भी हो, उसकी हालत ऐसी हो कि कोई वहां पे जाना नहीं चाहता। व्यवस्था सही वही है जिससे आम नागरिक का फायदा हो, और ऐसी व्यवस्था लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और जैसे अन्ना जी ने कहा, अगर ये व्यवस्था परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो इसी तरीके से अंग्रेजों की जगह अपने लोगों की गुलामी में जीते रहेंगे। अब फैसला आपने करना है, गुलामी में जीना है या स्वच्छंद होकर जीना है। एक चीज और आजकल बोली जाती है, खाद्य बिल आ रहा है, बड़े बड़े राइटर उसके ऊपर लिखते हैं, लेख लिखते हैं, बताते हैं कि कितना अच्छा है, सबको खाना मिलेगा। जिस अनाज को एक किसान उतने पैसे में नहीं उगा सकता, उसको दूसरों को देने के लिए आप कहां से लाएंगे? 1,76,000 करोड़ का सालाना खर्च कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा। सरकार अपना काला धन नहीं लाएगी। और आप मिड डे स्कीम ले लीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले लीजिए, कोई ऐसी सरकारी स्कीम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो ये भी एक स्कैम बनेगा, एक घोटाला बनेगा। तो ऐसी लोक लुभावन चीजों को का तिरस्कार करिए, मत इनके अंदर बह जाइए, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको गुलाम बनाना। तो आखिर में एक बार मैं फिर आपका आह्वान करता हूं कि निश्चय करिए, गुलामी में जीना है या स्वच्छंद होकर जीना है, लोकतंत्र में जीना है या ऐसे जीना है जहां आपके अधिकार ना मिलते हो, ऐसे देश में जीना है जिसके अंदर सब नागरिकी अधिकार आपको बराबर के मिले। किसी भी घर के अंदर हर बच्चे को, आपके बच्चे हैं, क्या आप अलग अलग खाना देते हैं? आप सबको बराबर देते हैं। अगर कोई अपंग होता है उसको पहले खिलाते हैं, उसको पुचकारते हैं। अगर सरकार ही भेदभाव करने लगे घर के मुखिया की तरह, तो घर कहां जाएगा? यही हालत है आज। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चय करिए जीत हमारी होगी। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।